जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो रीट के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारा बाल विकास सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 30 के 30 क्वेश्चन पीवाईक्यूज यहाँ पर लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कहां तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं रीड के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके पेपर 1 यानी कि लेवल 1 या लेवल कुछ भी सॉरी लेवल 3 यानी पेपर 1 और पेपर 2 प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड यहाँ पर करा दिए जाएंगे। ₹99 में नोट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, और दोनों क्लासेस का लेते हो तो 149 में रहेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, यहाँ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देर न करते हुए क्वेश्चन 1 से शुरू कर लेते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो को क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए आप लोग शेयर। वीडियो को क्या कर देना है, शेयर आप लोगों को कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ये कैसा है, लर्नर सेंटर्ड है। कैसा है भाई, लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, शिक्षा छात्र केंद्रित है, ये कह सकते हैं शिक्षार्थी केंद्रित है। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, टीचर होगा, चाइल्ड होगा, विषय वस्तु होगी या इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण होगा। तो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, जो हमारा करिकुलम है वो कैसा है भाई, लर्नर सेंटर्ड है। जब लर्नर सेंटर हम लोगों ने कोई चीज तैयार की है तो वहां सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखा गया होगा, लर्नर का, स्टूडेंट का, शिक्षार्थी का ध्यान यहां पर रखा गया होगा। शिक्षार्थी का ध्यान यहां पर रखा गया होगा। तो ऑप्शन बी जो है बच्चा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और याद रखिएगा, शिक्षार्थी केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है ये यहां पर क्या, इसमें किसका ध्यान रखा जाता है भाई, बालक की रुचि का, बालक की रुचि, प्रकृति व आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रकृति व आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। आवश्यकताओं का ध्यान यहां पर रखा जाता है किसमें, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन 1, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। ऑप्शन 2, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 पे चले, 3 पे चले, फिर 4 पे चले, तो अगर आप देखोगे यहां पर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जब जाओगे तो बार बार बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, या इनाम पाने के सीखने की गतिविधियों में हम लोग जब उसको संलग्न करते हैं तो उसका क्या होता है भाई, उसकी प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के लिए निर्धारित घंटे हैं। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। सबसे पहले एक सवाल यह पूछ लिया जाता है कि आरटी एक्ट 2009 कब से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ भाई, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आप लोगों का पूछ लिया गया, यूपी सुपर टेट में भी पूछा गया था। तो कितने घंटे टीचर्स को भाई काम करने के लिए 2009 आरटी एक्ट बोलता है, ये बोलता है भाई 45 आवर्स, 45 घंटे।
45 घंटे बोलता है एक वीक में काम करने के लिए, तो यहां पर सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न इनमें से कौन सा है भाई? विश्वसनीयता। भाई विश्वसनीयता तो होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड अभी क्षमता नहीं होनी चाहिए। नहीं पूछा गया है, यानी कि भिन्न यानी अलग कौन सा है, या कह सकते थे इनमें से कौन सा नहीं है, कुछ भी पूछ लेता यहां पर, यानी इनसे जो अलग है, इनमें से जो अलग है वो बता रहा था, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। एप्टीट्यूड इसमें शामिल नहीं होता, तो जो अलग है वही बता देना है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? भाई आपको बताना है मूल्यांकन जो है इसका उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को मंद, शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना। भाई ये ऑप्शन गलत है। हम बच्चों को वीक और इंटेलिजेंट में तो डिवाइड करेंगे नहीं, उन्हें ग्रेडिंग देंगे ना मार्क्स देंगे, ये चीज करना गलत होगा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। देखते हैं भाई, होल्ड करते हैं उस ऑप्शन को। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, ठीक है, देखते हैं। बी और सी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। डी ऑप्शन पर जब चलोगे कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, तो भाई ये जो है ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, भाई जल्दी से आप आंसर बताओ, जल्दी से अपना आंसर बताओ, जल्दी से इसमें आंसर बताओ क्या करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष के अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करे भाई। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, चिंतनशील शिक्षक क्या करता है भाई? छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है, ठीक है। छात्रों की समस्याओं का समाधान एक तरीके से कह सकते हैं, छात्रों की समस्याओं का इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। समस्याओं का समाधान, विजिबिलिटी ठीक है भाई, ठीक है ना, ये चलिए समस्याओं का समाधान, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, एक्शन रिसर्च मींस क्या है भाई? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है ये आपको बताना है भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, यह लॉन्गिट्यूड रिसर्च एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध है जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फटाफट से जाओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। एक्शन अनुसंधान का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ, एक्शन संधान का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 5 सेकंड चलिए देता हूं, 5 सेकंड में जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। चलिए भाई, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है ये ऑप्शन नंबर सी जो है कि एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होती है अनुमोदक की,
सुविधादाता की, अधिकारी की या तानाशाह की। टीचर तानाशाह हो नहीं सकता भाई, अनुमोदक है नहीं, ये होगा नहीं, तो सुविधादाता फैसिलिटेटर ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 8 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 9, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जल्दी बताओ भाई, विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है? विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है? आप लोग को जल्दी कमेंट करके बताना भाई, जल्दी कमेंट करके बताना है, जल्दी कमेंट करके बताना है कि विकास कहां से कहां की ओर चलता है। जनरल से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो याद रखिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसा है भाई? निरंतर चलता रहता है। कैसा? निरंतर चलता है। ठीक है, याद रखना, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलता है। विकास कैसे होता है भाई? विकास मात्रात्मक होता है और वह गुणात्मक भी होता है। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है, वह गुणात्मक, दोनों प्रकार का होता है। याद रखिएगा, दोनों प्रकार से होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। कभी कभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है, तो विकास कैसा होता है भाई? मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है भाई? निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा की ओर होता है। ठीक है, निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा की ओर होता है। याद रखिएगा, ये सभी चीजें कुछ आपको थोड़ा सा याद रखना है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निश्चित दिशा में निश्चित क्रम में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान करना है। सही वर्णन से मिलान यहां पर करना है। समीप दूरबामुख दिशा, ये जो मैच करेगा, ये मैच कर जाएगा आपका सर। एक का डी बनेगा, एक का डी, एक का डी भाई इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये कट गया, एक का डी बन गया। दो मैच करेगा, सिर पदार्थ दिशा, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, तो दो का बनेगा ए, दो का ए, तो दो का ए सिर्फ इसमें है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। 3 मैच कर जाएगा बी से। अंतर व्यक्ति भिन्नता, यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्ति विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब समझ लीजिए भाई, दो व्यक्ति कभी भी शरीर से, रंग से, रूप से, बुद्धि से एक तरीके के नहीं हो सकते, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भिन्नता तो जरूर पाई जाएगी। यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता हमारी कहलाती है। 4 का सी हो जाएगा। अंतर व्यक्ति विभिन्नता, किसी बच्चे के में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूर से भिन्न हो सकती है। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही आंसर बन गया है, ये हमारा सही आंसर बन गया है। 10 क्वेश्चन भाई कर चुके हैं, 11वें पे आएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, तो इस नंबर पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना भाई। और इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं भाई, रीड्स के पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है, दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। पीआरटी के भी मिल जाएंगे, जूनियर के भी यहाँ पर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। और दोनों के लेना चाहते हो दोनों क्लासेस के मिल जाएंगे 149। एसएसटी अवेलेबल है और यहाँ पर मैथ साइंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, मैथ साइंस भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है भाई। ठीक है, दोनों के नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ₹99 में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा भाई, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा भाई। प्रैक्टिस करते रहो, धुआंधार पढ़ते रहो। ठीक है, वो नोट्स से धुआंधार पढ़ो, इतने गजब के नोट्स मिलेंगे भाई, आप कहोगे कि भाई मजा ही आ गया ₹99 में तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? कई बार आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान और वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति एवं पोषण जो विवाद है वो किससे रिलेटेड है भाई? आनुवंशिकी एवं वातावरण से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करो जिससे टाइम मैनेजमेंट भी हो सके। टाइम मैनेजमेंट भी जरूर होता है क्योंकि पता चले पेपर को हम लोग खाली छोड़ा है, पेपर ही भाई नहीं हो पाता, हमारा पेपर ही नहीं हो पाता।
तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? जो भाई गलत है वो बताने, जो असत्य है वो बताने हैं। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यूनिक है। भाई गलत बात है, तो बिल्कुल समझना जरूरी है। यहां ये होता, यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, तो ये सही होता। यहां नहीं आ गया भाई, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, रॉन्ग हो गया। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। द चाइल्ड डेवलप्स एज यूनिफाइड होल, बिल्कुल सही बात है भाई। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है भाई। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, मैं अभी बता कर आया था, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनुक्रमिक प्रक्रिया है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। तो यहां पर बी सी डी सच है, हमारा गलत क्या है भाई? ए गलत है, ए गलत है, तो यहां पर ए गलत है, ए गलत है। चलो सिर्फ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमारा क्या होगा भाई? ऑप्शन डी सही होगा कि सिर्फ यहां पर ए गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 13 की तरफ, डैश तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि तब होती है, विकास जब होता है, शारीरिक बदलाव जब होते हैं, मानसिक परिवर्तन जब होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कुछ कुछ वृद्धि और शारीरिक बदलाव, एक तरीके से इनको हम लोग कह सकते हैं, एक ही चीज बात हो गई। तो यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पर हम लोग क्या फिल करें जो हमारा आंसर जो है करेक्ट बन जाए, हमारा आंसर करेक्ट बन जाए। यहां पर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो देखिए, विकास, विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी विकास जो है ये यहां पर सही आंसर बन जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई हम लोग, ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तो भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूरे करने हैं। 30 क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 35 मिनट में हमें पूरा कर लेना है। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो सके, टाइम हम लोग बचा सके। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? भाई जो विशेषता बचपन की नहीं है वो बताना है। पाकटोली, प्री गैंग एज, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु और खिलौना आयु। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके रीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके रीट में आया हुआ है, ठीक है। और रीट ने क्या किया इस क्वेश्चन पर आयोग ने क्या किया? स्टार दिया, या ये कह सकते हैं सभी को नंबर दे दिया, सभी स्टूडेंट्स को नंबर दिया, उसने कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना, ठीक है, चारों ही ऑप्शन सही माने क्योंकि यहां पर नहीं ये पूछा था, तो ये सब होते हैं। अच्छा, अगर खिलौना पूछा ना, खिलौना आयु से पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था याद रखना। खिलौना अगर पूछ ले खिलौना आयु टॉयज किसमें होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था याद रखना। इसके लिए पूर्व बाल्यावस्था आप लोग को इसके लिए याद रखनी है, स्पेशली अगर पूछता है तो, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था याद रखना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। तो आयोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया था भाई? सभी ऑप्शंस पे नंबर दे दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत किसने दिया था, यह आप लोगों को बताना है कि ये सिद्धांत है ये किसने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, थर्स्टन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया या थॉमसन ने दिया। तो ये सिद्धांत जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा ये थॉमसन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। धुआंधार प्रैक्टिस भाई मैं कराऊंगा। आज से आपको डेली क्लास मिलेगी, सीडीपी ईवीएस डेली क्लास, मैथ कुछ ना कुछ 2 से 3 क्लास आपको डेली यहाँ पर मिलती रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाओ। और इस नंबर पर मैसेज करके 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके वे रीड के नोट्स ले सकते हो। एक लेना चाहो पेपर 1 या पेपर 2 का 99 में, दोनों लेना चाहो 149 में विद प्रैक्टिस सेट। इससे सस्ता क्या लोगे? एक नोटबुक नहीं आएगी, एक रजिस्टर नहीं आएगा, ठीक है। इतना दूंगा भाई, मैटर आप संभाल नहीं पाओगे, इतना मैटर मिलेगा और इंपॉर्टेंट मैटर मिलेगा, यानी फालतू की बकवास मिले। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि है ये बताना है भाई, ठीक है। 2 प्रकार की विधि होती है व्यक्तित्व मापन की, एक प्रक्षेपी अप्रक्षेपी, 2 ही होती है, याद रखना, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, एक प्रक्षेपी एक अप्रक्षेपी। तो इसमें से कौन सी है ये बताना है। निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू,
कथानक संप्रत्र परीक्षण, ये बताना क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बता दो भाई, चलिए जल्दी बताओ, 5 सेकंड का समय है, जब तक मैं पानी पीता हूं आप लोग बताओ जल्दी क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। कमेंट करने से भाई चीजें हमें याद रहती हैं, हम कुछ चीज लिखते हैं तो चीजें हमें याद रहती हैं। तो करेक्ट जो है कथानक संप्रत्र है, ये हमारा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, क्वेश्चन 17 पर आओ। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ये आप लोगों को बताना कितनी होती है भाई, 130, 140, 55, 120, ये चारों दे रखी हैं, चारों दे रखी हैं, जल्दी बताओ भाई क्या होती हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ भाई, जल्दी क्या बताओ कमेंट में, जल्दी बता दो, ठीक है जल्दी बताओ। तो देखिए ये जो बुद्धि का जो वर्गीकरण किया था, बुद्धि का वर्गीकरण टर्मन ने किया था, बुद्धि का वर्गीकरण जो किया ये किसने किया भाई, टर्मन ने किया, किसने किया, टर्मन ने किया। इसने कई प्रकार के बताए, लेकिन जो 2-3 है वो मैं मुख्य मुख्य बता देता हूं। एक पूछा जाता है जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि पूछा जाता है, तो जड़ बुद्धि याद रखना 25 से कम, जड़ बुद्धि होती है 25 से कम, ठीक है। एक पूछा जाता है सामान्य बुद्धि, ज्यादातर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में वो बता देता हूं मैं। सामान्य बुद्धि वाले की बुद्धि होती है बच्चे की 90 से 110, 90 से 100। एक प्रतिभाशाली पूछी जाता है, तो प्रतिभाशाली की होती है 140 से 140 से ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर आप लोगों को यहां पर बन जाएगा। ये दो भी कई बार पूछे गए, जड़ बुद्धि 25 से कम वाला होता है, सामान्य बुद्धि 90 से 110 वाला होता है। क्लासिफिकेशन किसने किया था, क्लासिफिकेशन जो किया था ये टर्मन ने किया था, किसने, टर्मन ने। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 है कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान भाई किस लिए रखना चाहिए, ये यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन 1, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों और छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, और ये तो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ है, असमर्थ है, क्यों हो रहे हैं, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो। तो अगर आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा भाई ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए, वो इसलिए रखना चाहिए भाई कि छात्र किसी चीज को समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा है, ये चीज का ध्यान हमें रखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 19 की तरफ आओ। 16 वर्ष के आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, ये आपको बताना भाई उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो भाई देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आईक्यू जो होता है, आईक्यू कैसे निकालते हैं भाई, मानसिक आयु, मानसिक आयु, जल्दी बताओ भाई चलो, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वेरी गुड। चलिए भाई वास्तविक आयु इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है। तो आईक्यू गिवन है 75, ठीक है, मानसिक कौन सी पूछी, मेंटल एज पूछी है बच्चे की, रियल एज जो क्या है 16 है, इंटू 100। इसको सॉल्व करो, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं, 75 से कर दो 3 टाइम, 74 से कर दो 4 टाइम, ये काट दिया यहां से हमने, तो यहां पर इस 4 से काट दिया ये 4, इस 4 से काट दिया ये 4, तो यहां पर बचा हमारे पास क्या बचा, ये 3 बची, यहां पर मेंटल एज बची अपन 4 बचा, तो इसके नीचे 1 रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मेंटल एज बच्चे की क्या गई 3 इंटू 4 या इक्वल 12, तो मानसिक आयु बच्चे की क्या गई 12 वर्ष, मानसिक आयु क्या आ चुकी है 12 वर्ष आ चुकी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना भाई। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इस फॉर्मूले को याद रखना। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा और एक ही पेपर में पूछा है, एक ही पेपर में है। यहां पर देखिए क्या हुआ, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से फॉर्मूला किसने दिया था ये बताना है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला किसने दिया, तो मेंटल एज अपॉन जो मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु या वास्तविक आयु, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है,
इंटू 100। ये फॉर्मूला किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया, टर्मन ने दिया, बिने ने दिया या गोल्टन ने दिया? बिने ने दिया या गोल्टन ने दिया? ये यहां पर आप लोगों को बताना है किसने दिया था। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। तो देखिए इसका जो आयोग ने आंसर माना था वो ए और बी माने थे। क्या माने थे? ए और बी माने थे। स्टर्न ने दिया था 1912 में, 1912 में दिया, और इसमें संशोधन किया टर्मन ने 1916 में, इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है भाई, संशोधन किया, याद रखना भाई। तो इसके दोनों आंसर माने थे आयोग ने, ए भी माना था और बी भी माना था। ठीक है, दोनों इसके करेक्ट आंसर माने गए थे, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर माने थे। जिसने ए लगाया था उसको भी नंबर मिल गया था, जिसने बी लगाया था उसको भी नंबर आयोग ने दिया था। तो 21वें क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब के चैनल को मत जाना। धुआंधार प्रैक्टिस आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ₹99 में नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? हाइपर एक्टिविटी, लो कंप्रहेंशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कम बोधगम्य, अतिसक्रिय। तो देखिए सृजनात्मकता के बारे में एक चीज याद रखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी, अपसारी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आप इसको समझ लीजिए कि अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में ये चीज आ चुकी है, तो दोनों में अंतर समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। अपसारी चिंतन को ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं, खुले सिरे वाले प्रश्न भी बोलते हैं, और जहां पर अभिसारी है इसको बंद सिरे वाले क्वेश्चन भी इसको कहा जाता है। दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है? दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भाई कि मुझे आप ये बताओ, मुझे ये बताओ कि 5 + 5 कितने होंगे? तो सभी लोग क्या बोलेंगे? सर 5 + 5 = 10 होंगे, 5 + 5 = 10 होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई 2024 का वर्ल्ड कप किसने जीता? T20 का वर्ल्ड कप किसने जीता क्रिकेट का? तो सब कहोगे सर इंडिया ने जीता। तो ये हो गए भाई आपकी अभिसारी चिंतन हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, बंद उत्तर वाले प्रश्न इनको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई मुझे कोई भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका योग 10 आए। तो कोई तो कहेगा सर 1 + 9, किसी ने बोला 2 + 8, किसी ने बोला 3 + 7, किसी ने बोला 4 + 6, किसी ने बोला 5 + 5। ये अलग अलग तरीके के आप लोगों ने आंसर निकाले। इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, सृजनात्मक प्रश्न, अपसारी प्रश्न। अच्छा, दूसरा ही घुमाता हूं कि ये क्वेश्चन पूछा मैंने कि वर्ल्ड कप किसने जीता, तो आपने कहा इंडिया ने, ये अभिसारी प्रश्न हो गया। ठीक है, अब यही अपसारी कैसे बनेगा? मैं कहूं भाई कि इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, उसका रीजन क्या था? तो कोई कहेगा सर हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्लासन को कैच आउट करा दिया था। कोई कहेगा सर अगर सूर्य कुमार यादव उस कैच को नहीं लेता तो इंडिया मैच नहीं जीत पाती। कोई कहेगा सर अर्शदीप सिंह ने लास्ट की काफी अच्छी गेंदबाजी की। कोई कहेगा सर बुमराह ने लास्ट ओवर जो किए 2 वो काफी अच्छे किए। तो अलग अलग तरीके के प्रश्न जैसे मिलेंगे वो हो जाता हमारी अपसारी थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा 22, प्रश्न संख्या है 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को कौन सी बढ़ावा देगी? तीव्र वो एंग्जाइटी जो किसी को होती है, तीव्र चिंता, ये तो बढ़ावा नहीं देती भाई समायोजन को, ये तो परेशान करेगी। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच जी नहीं, बीमारी का डर जी नहीं, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई इसके लिए। तो जो है 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। 22 का डी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? 23वें प्रश्न पर बताना भाई, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन बिल्कुल होते हैं। जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल भाई नई नई चीजें वो सीखना चाहते हैं। ठीक है,
वार्तालाप भाई टॉकेटिव तो नहीं होते, टॉकेटिव नहीं होते, ऑप्शन होंगे। अति सक्रिय हाइपर एक्टिव, एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकता था, लेकिन अति सक्रियता कह दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो 3 और 4 जहां देखे काट दो, 4 है काट दो, 4 है काट दो, 1 2 है, 1 4 है, 1 2 1 4 1 2, क्या सही हो जाएगा 1 2, यानी 1 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कैसे होते हैं भाई, ये कल्पनाशील होते हैं बच्चे, रचनात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, कल्पनाशील होते हैं भाई, है ना। ये बच्चे कैसे होते हैं, कल्पनाशील, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं, क्रिएटिव भी ये बच्चे होते हैं, रचनात्मक ये बच्चे होते हैं। ये करेक्ट आंसर बनेगा आपका। अगले पर आप क्वेश्चन 24 पे, अगले पर आप क्वेश्चन 24 पर, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। 2 विपरीत इच्छाओं, एक हो गई भाई मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, नैतिक तर्कड़ा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, कॉलवर्ग वाला। तो एक टाइम पर वो 2 चीज उसके माइंड में चल रही है, भाई इस चीज को मुझे करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई ये द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। कुंठा भाई, कुंठा किसी चीज को आप नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज काम को आप करना चाह रहे हो, उसको नहीं कर पा रहे हो, तो जो झुंझलाहट होगी, जो फ्रस्ट्रेशन होगा, वो कुंठा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है विपरीत स्थितियों में अच्छा करना। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की 8 विकेट गिर चुकी हैं और आपको अच्छा इंडिया के लिए खेलना है, तो विपरीत स्थितियों में, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उनमें अच्छा करना, आप अच्छा कर पाओ, लोग आपसे ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि आप भाई अच्छा कर पाओ, ये प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दबाव ये कहलाता है। और भाई चिंता आप लोग समझ सकते हो किसी चीज के बारे में, एक सामान्य सी चीज को कह सकते हैं, सामान्य कुछ भी चीज हो उसके बारे में ज्यादा सोचना या कुछ करना, ये हम लोग चिंता कह सकते हैं, सामान्य भावना एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 आप हो चुके हैं। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से अधिक लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, लेकिन पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसको ग्रेड बहुत कम है। पढ़ने में कम है, वर्तनी में कम है, सामाजिक विज्ञान में कम है, विज्ञान में ग्रेड बहुत कम है, उससे गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। देखिए गणित अच्छा है उसका, जब डिस्कैलकुलिया होगा तो गणित समस्या विकार होगा, गणित में समस्या होगी तो डिस्कैलकुलिया होगा बच्चे को, तो ये तो है नहीं, ठीक है। डिस्फेजिया यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर क्लियर तो दे दिया। डिस्फेजिया बोलने में किसी को समस्या होती है, डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या होती है, और डिस्ग्राफिया लिखने में समस्या होती है। तो इसको क्या दिक्कत है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई बच्चा बी को डी लिखता है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, एम को डब्ल्यू लिखता है, तो भाई उसके लिए डिस्ग्राफिया लगाना आंसर, उसके लिए क्या लगाओगे, डिस्ग्राफिया लगाओगे। और गणित संबंध विकार कहीं भी आ जाए, गणित लिख रहा होगा, गणित संबंध विकार है, आंख बंद करके डिस्कैलकुलिया आंसर लगा देना, आपका डिस्कैलकुलिया आंसर बन जाएगा। और लिखना कहीं भी शामिल हो जाए तो डिस्ग्राफिया कर देना, ठीक है। पढ़ने की समस्या आ जाए, डिसलेक्सिया कर देना, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। क्वेश्चन 26, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। आप क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है किसके द्वारा यह दिया गया था, किसके द्वारा यह दिया गया था। स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, गेट्स के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा या गेट्स के द्वारा। 26 में क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो भाई क्या बनेगा। चलिए, तो भाई ये कहा था स्किनर ने, ये कहा था, किसने कहा था, ये स्किनर ने कहा था, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछ ली गई है, विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा था ये कहा था भाई, किसने, वुडवर्थ ने कहा था। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो क्वेश्चन 27 का भी, जो 26 का करेक्ट आंसर ए है। तीनों में डेफिनेशन बताने, तीनों इंपोर्टेंट थी, तीनों आप लोग याद रखना। क्वेश्चन 27 पे आ जाओ। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए।
अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकान द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 27 में फटाफट से बता दो, यह अधिगम का कौन सा प्रकार कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो इसका जो आंसर देना है, होमवर्क है आप लोग के लिए, कमेंट में आपको आंसर देना है। डेली ये क्वेश्चन छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। चलिए हिंट दे देता हूं, इसका आंसर एक नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा, बी और सी में से बताना है कौन सा बनेगा। देखिए 50-50 कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, 50-50 कर दिया। लोग T20 खेलते हैं, मैंने 50-50 कर दिया। दो ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी से बता देना। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? पुनर्वलन का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, किसको कहा जाता है? क्वेश्चन 28 फटाफट से बता दो, क्वेश्चन फटाफट से बता दो, जल्दी बताओ भाई, चलिए जल्दी बताओ भाई। तो भाई क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को क्या कहा जाता है भाई? ये पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। किसने दिया? किसने दिया भाई? BF स्किनर ने। कहां के थे? अमेरिका के। कहां के थे? अमेरिका के। कौन किसने दिया? BF स्किनर ने दिया। किसने दिया? स्किनर ने दिया। इनके अनुसार पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। अनुसार पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। पुनर्वलन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा? नकारात्मक। पहला कौन सा? नकारात्मक। दूसरा कौन सा? सकारात्मक। दूसरा कौन सा? सकारात्मक। याद रखना भाई, पहला नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन 29 भाई, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते चलो। नोट्स के लिए मैं नंबर बता चुका हूं, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नंबर दे चुका हूं मैं, इस नंबर पर मैसेज करके आपको रीड के नोट्स मिल जाएंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के आपको नोट्स मिल जाएंगे, मतलब लेवल 3 के नोट्स मिल जाएंगे, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए। और ₹99 में एक और 149 में दोनों के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा दर्शा रहा है। ऑप्शन 1, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है। ठीक है भाई, जिससे वो अपने माता पिता से उपहार ले सके। तो भाई ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। ये कैसी कहलाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। उर्मिला फटाफट, उर्मिला फटाफट क्या करती है? उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देख सकेगी। ये भी भाई बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा में इसको नहीं कह सकते कि टीवी देखने के पर्पज से वो कर रही है। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान पा करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। भाई इसको होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। ऑप्शन डी, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी बी और सी में से अगर बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन 29 के लिए करेक्ट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अब 30वें प्रश्न पर आएंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज करके रीड के नोट्स आप लोग ले सकते हैं। रीड के नोट्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। एक लोगे 99 में, दोनों लेते हो 149 में नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर कर देना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने नहीं किया, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है थांडाइक, स्किनर, कोहलर या बीएस ब्लूम। किसी ने नहीं किया, ये बताना है भाई, ठीक है, ये बताना है। तो आप जानते हैं भाई बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम नाम आप अच्छे से समझते हैं। ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ये क्या है भाई? एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, आप अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई?
अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किसका नहीं किया? अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण किया। सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण इन्होंने किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण, और कितने प्रकार से किया था? कितने प्रकार से किया था? फटाफट से बताओ भाई। 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? जल्दी जल्दी बताते चलो, चलो जल्दी बताओ कौन कौन से हैं। जल्दी जल्दी तीनों के नाम बता दे, ठीक है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग तीनों नाम बता दो। चलो, पहला कौन सा हो गया भाई? पहला हो गया ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ये तीनों के नाम भी याद रखना, ये तीनों कभी कभी पूछ ले जाते हैं। और इन तीनों ने क्या किया था? अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन तीनों ने क्या किया भाई? अधिगम का सिद्धांत दिया। इन तीनों ने अधिगम का सिद्धांत इन तीनों ने दिया था, ठीक है? ये आप लोग याद रखना। तो भाई ये थे 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं भाई 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों को ठीक लगे होंगे। PYQs थे जो कहीं ना कहीं रीट में आप लोगों के रीट में ही पूछे गए थे, वही क्वेश्चन शामिल किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा भाई, सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।